कभी ऐसा लगा है कि शेयर शब्द तो सब यूज करते हैं, पर इसका एक्चुअल मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। जैसे जब कोई कहता है कि उसके पास रिलायंस के शेयर हैं, इसका सीधा सिंपल मतलब क्या होता है? ओनरशिप, राइट? प्रॉफिट का हिस्सा, या सिर्फ एक नंबर जो ऊपर या नीचे रहता है? इस पार्ट में हम आपको एक शेयर से जुड़ी वो सारी गलतफहमियां तोड़ेंगे जो आपको मार्केट को लॉजिकली देखने से रोक रही हैं। हम ओनरशिप को रियल एग्जाम्पल से समझेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर्स का डिफरेंस क्लियर करेंगे, वैल्यूज को रिलेटेबल नंबर से डिकोड करेंगे, और स्प्लिट्स, डिविडेंड्स, बोनस, बायबैक्स जैसी चीज़ों का पीछे का सच सीधे तरीके से समझेंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस बाय अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट बेसिक बट मोस्ट मिसअंडरस्टूड क्वेश्चन, शेयर होता क्या है असल में? शेयर का कंसेप्ट सिंपल लगता है, पर लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पॉइंट पर रहता है। इसलिए शुरुआत सीधे कोर आइडिया से करते हैं। शेयर का मतलब ओनरशिप का मेजरेबल हिस्सा, बस। लेकिन ये ओनरशिप एग्जैक्टली काम कैसे करती है, ये समझना ज़रूरी है। सोचो, आप और आपके 3 दोस्त मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करते हैं। सबने 25-25 हज़ार रुपये डाले, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये हो गया। अब बिजनेस को डिवाइड करने हैं ताकि हर किसी का हिस्सा क्लियर हो। आप सब डिसाइड करते हो कि बिजनेस को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। आपने 25 पार्ट्स लिए, बाकी तीनों ने भी इसी तरीके से 25-25 पार्ट्स लिए। ये 100 पार्ट्स ही शेयर के इक्विवेलेंट हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा पार्ट्स, उसका उतना हिस्सा। अब मान लो बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा और प्रॉफिट्स आने लगते हैं। क्या इसका मतलब प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना या बिजनेस में री इन्वेस्ट करना, ये डिसीजन ओनर मिलकर लेते हैं। कंपनी के केस में यही डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट लेते हैं, क्योंकि लाख और करोड़ शेयर होल्डर्स होते हैं। आपका शेयर होगा तो आप टेक्निकली ओनर तो हो, लेकिन डे टू डे कंट्रोल नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरे एंगल से समझते हैं। अगर कंपनी बढ़ती है, एक्सपेंड करती है, या मार्केट में उसका डिमांड बढ़ता है, तो नेचुरली लोग उसका शेयर खरीदना चाहेंगे। जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस ऊपर जाता है। यही आपका रियल बेनिफिट होता है। कंपनी जितनी ग्रोथ करेगी, ओनरशिप का वैल्यू उतना बढ़ेगा। इसलिए शेयर को ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। एक और गलतफहमी हमारे मन में रहती है कि यदि हमने शेयर होल्ड किया है तो कंपनी के एसेट्स पे हमारा भी हिस्सा होगा। इसका जवाब है इनडायरेक्टली तो हाँ, पर डायरेक्टली नहीं। अगर कंपनी सपोज बंद हो जाए, ये एसेट्स बेचे जाएं, तो क्रेडिटर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को यदि कुछ बचता है तो उसमें से उनका हिस्सा दिया जाता है। मतलब आप ओनर्स तो हो, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट हो। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है? इसका आंसर है पैसा रेज करने के लिए। सिंपल, बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, मशीन्स खरीदनी हो, या न्यू स्टोर्स खोलने हो, कंपनी को कैपिटल चाहिए। इस कैपिटल के बदले में वो ओनरशिप का एक हिस्सा पब्लिक को दे देती है। जो लोग शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के को ओनर्स बन जाते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी ग्रोथ से उसको बेनिफिट लेते हैं, और शेयर प्राइस में इंक्रीज होने तक उसको होल्ड करते हैं। एक और पॉइंट जिसमें बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मैं शेयर होल्ड करता हूँ तो क्या कंपनी मुझे सैलरी देगी? नो, सैलरी एम्प्लॉयज़ को मिलती है, ओनर्स को नहीं। ओनर्स को मिलता है वैल्यू एप्रिसिएशन, और कभी-कभी डिविडेंड, जो कंपनी का चॉइस होता है। ओनरशिप का सिंपल रूल याद रखो, शेयर इज इक्वल्स टू कंपनी का एग्जैक्टली उतना हिस्सा जितना आपने परचेज किया है, ना ज़्यादा ना कम। और कंपनी का वैल्यू जैसे-जैसे बढ़ता है, आपके हिस्से का वे वैल्यू उतना ही बढ़ता है। ये फाउंडेशन क्लियर हो जाए तो आगे के सारे कंसेप्ट जैसे कि टाइप ऑफ शेयर्स, डिविडेंड्स, बोनस, स्प्लिट्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाते हैं। जब लोग शेयर्स बोलते हैं तो जनरली उसका मतलब इक्विटी शेयर्स होता है। बट रियलिटी ये है कि कंपनीज में 2 मेजर टाइप के शेयर्स इशू करती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, पर इनके राइट्स अलग अलग होते हैं, और बेनिफिट में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। बिगनर्स यही गलती करते हैं कि दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं। चलो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। इक्विटी शेयर का मतलब कंपनी का असली ओनरशिप हिस्सा। आप जितने इक्विटी शेयर होल्ड करते हो, आपका हिस्सा एग्जैक्टली उतना होता है। आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, आप एनुअल मीटिंग का पार्ट हो सकते हो, और थियोरेटिकली आप बोर्ड के मेंबर्स को वोट करके
इलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। पर ये वोटिंग राइट तभी मैटर करती है जब आपके पास शेयर्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा हो। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे हम लोग के पास जनरली बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो प्रैक्टिकली वोटिंग पावर का इम्पैक्ट भी लिमिटेड होता है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। जैसे कि नाम में छुपा है प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस दो तरीकों से मिलता है। पहला डिविडेंड की प्रायोरिटी में, दूसरा कंपनी के वाइंडिंग अप होने में, यानी कि कंपनी के बंद होने में या लिक्विडेशन में जाने पे पहला पैसा इन्हें मिलता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका फिक्स डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रॉमिस्ड अमाउंट पूरा हो चुका हो। इस फिक्स डिविडेंड रेट की वजह से प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा स्टेबल माने जाते हैं। पर इसका एक ट्रेड ऑफ होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशंस। तो सिंपल टर्म्स में समझते हैं, इक्विटी इज इक्वल्स टू ओनरशिप प्लस वोटिंग राइट्स प्लस हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू लिमिटेड ओनरशिप, नो वोटिंग राइट प्लस फिक्स डिविडेंड प्रायोरिटी। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो सभी के मन में आता है, यार अगर प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स डिविडेंड मिलता है तो सब लोग प्रेफरेंस शेयर्स ही क्यों नहीं लेते? इसका जवाब सिंपल है। प्रेफरेंस शेयर की प्राइस में ग्रोथ पोटेंशियल इक्विटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की ग्रोथ का फुल अपसाइड मिलता है। अगर कंपनी 10 गुना बढ़ती है तो उस इक्विटी शेयर का वैल्यू भी 10 गुना तक बढ़ सकता है। प्रेफरेंस शेयर मोस्टली स्टेबल रहते हैं क्योंकि उनका रिटर्न फिक्स नेचर का होता है। अब आते हैं वोटिंग राइट्स पर। ये कंसेप्ट अक्सर लोगों को सबसे कंफ्यूजिंग लगता है। वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है? कंपनी के बिग डिसीजंस जैसे कि मर्जर्स, एक्विजिशंस, बोर्ड इलेक्शंस, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना आदि, ये सब शेयर होल्डर्स के वोट से अप्रूव होते हैं। हर इक्विटी शेयर का एक वोट होता है। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके पास 100 वोट्स रहेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक की बात करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का कंबाइंड होल्डिंग रिलेटिवली छोटा होता है। मेजर डिसीजंस प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स या बिग शेयर होल्डर्स के वोट से डिसाइड होते हैं। इसलिए हम जैसे इन्वेस्टर्स को वोटिंग राइट्स का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कम लगता है, पर कंसेप्चुअली वो ओनरशिप और फ्रेमवर्क का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर्स का 60% इक्विटी ओन करते हैं और आप 0.022% ओन करते हैं, तो टेक्निकली दोनों के पास वोट्स हैं, बट रियल इन्फ्लुएंस प्रमोटर के पास ही होगा। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि कंपनी एफिशिएंटली रन हो सके विदाउट मिलियंस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स जो कि हर छोटी छोटी बात पर डिसीजन मेकिंग में ब्लॉक करते हैं। फेस वैल्यू को लोग प्राइस समझ लेते हैं, बट दैट्स रॉन्ग। फेस वैल्यू एक नॉर्मल वैल्यू होता है जो कंपनी अपने शेयर्स को फॉर्मली असाइन करती है जब कंपनी क्रिएट होती है। ये वैल्यू यूजुअली 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये होती है। एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आपने एक कंपनी स्टार्ट करी और डिसाइड किया कि आप 10,000 शेयर्स क्रिएट करोगे। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। इसका मतलब बस इतना है कि बुक्स में हर शेयर का बेस नंबर 10 रिकॉर्ड होगा। फेस वैल्यू का शेयर प्राइस से कोई कनेक्शन नहीं होता। शेयर प्राइस बाजार डिसाइड करता है, ना कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सिर्फ कुछ एरियाज में रेलेवेंट होती है, जैसे कि डिविडेंड कैलकुलेशन, स्टॉक स्प्लिट्स, कंपनी डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस। पर क्या कोई वैल्यूएशन नहीं? क्या इसका ज़ीरो रोल है? ये हम आगे समझेंगे। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू वो नंबर है जो बताता है कि अगर आज कंपनी सब असेट्स बेच से सारे डेट्स चुका दे, यानी कि सारी लाइबिलिटी चुका दे, तो पर शेयर पर एक्चुअल वैल्यू कितनी बनती है। सिंपल से फॉर्मूले से समझते हैं। बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। चलो इसको एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। सपोज कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 50 करोड़ और टोटल लाइबिलिटीज हैं 20 करोड़ और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1 करोड़। तो इसकी बुक वैल्यू पर शेयर आती है 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 30 रुपये। ये नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंपनी की बेस स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर बुक वैल्यू 30 पर है और मार्केट वैल्यू 600 है, तो इसका मतलब मार्केट कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को बहुत हाई रेट कर रहा है। अब हम मार्केट वैल्यू की बात करेंगे। मार्केट वैल्यू डिमांड और सप्लाई का सीधा सीधा गेम होता है। मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस वो नंबर है जिसको हम सब डेली देखते हैं। स्क्रीन पे जो प्राइस ब्लिंक होता है वही मार्केट वैल्यू है। ये प्राइस कोई फॉर्मूला से नहीं निकलता, ना ही ये प्राइस कोई कंपनी डिसाइड करती है,
ना ये कोई प्राइस न्यूज़ चैनल डिसाइड करता है। प्राइस ये डिमांड और सप्लाई का आउटपुट होता है। अगर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, अगर ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस नीचे आता है। बस मार्केट प्राइस की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, मार्केट सेंटिमेंट, ग्रोथ पोटेंशियल, न्यूज़ रिएक्शन सबको कंबाइन करके डिसाइड होता है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग, मार्केट वैल्यू कभी फेस वैल्यू के आसपास रहने की ज़रूरत नहीं होती। आपने कई लोगों को बोलते सुना होगा, यार ये शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपये है, पर ये 1200 रुपये के चल रहा है, ये ओवर प्राइस लगता है। ये सब बेफिजूल की बातें हैं। फेस वैल्यू एक हिस्टोरिकल नंबर है और मार्केट वैल्यू लाइव रियलिटी है। चलो तीनों वैल्यूज को एक ही एग्जाम्पल में कंबाइन करके समझते हैं। मान लो एबीसी टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी लॉन्च होती है। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ग्रो होने लगती है और प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। असेट्स एक्यूमुलेट होते हैं और लाइबिलिटीज कम होती चली जाती है। बुक वैल्यू आकर बनती है 150 रुपये। मार्केट में स्टॉक की डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बनता है 900 रुपये। अब ये तीन नंबर्स एक ही कंपनी के होते हुए भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि 10 रुपये फेस वैल्यू होती है, 150 रुपये बुक वैल्यू है और 900 रुपये इसकी मार्केट वैल्यू है, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इस डिफरेंस को बिगनर्स यूजुअली कॉन्ट्राडिक्टरी समझते हैं और प्रैक्टिकल वर्ड में ये बट परफेक्टली नॉर्मल है। अब कुछ गलत फहमियाँ दूर करते हैं। फेस वैल्यू कम है, प्राइस कम होना चाहिए? नहीं, प्राइस का फेस वैल्यू से कोई कनेक्शन नहीं है। क्या बुक वैल्यू ज़्यादा है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है? हमेशा नहीं। बुक वैल्यू सिर्फ नेटवर्थ बताता है, ग्रोथ पोटेंशियल नहीं। मार्केट वैल्यू ऊपर जा रही है, इसका मतलब कंपनी स्ट्रांग है? हमेशा नहीं, कभी कभी सिर्फ हाइप होता है। अब एक लाइन में समझते हैं। फेस वैल्यू मतलब कंपनी का स्टार्टिंग नंबर, बुक वैल्यू मतलब कंपनी की एक्चुअल पर शेयर स्ट्रेंथ, मार्केट वैल्यू मतलब लोग कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट देख रहे हैं। ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो मार्केट को देखना 10 गुना आसान हो जाता है। डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स बिगनर्स के लिए सबसे एक्साइटिंग टॉपिक्स होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा यही होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिविडेंड फ्री पैसा होता है और बोनस शेयर्स फ्री शेयर्स होते हैं। सच कुछ और ही है। चलो दोनों को रियल एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए अब डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। डिविडेंड सिंपली एक पे आउट होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स को देती है। डिविडेंड देना मैंडेटरी तो नहीं होता, लेकिन आइए एक सिंपल लॉजिक से समझते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करे, जैसे कि मशीन्स खरीदे, अपने आप को एक्सपेंड करे या आर&डी में इन्वेस्ट करे। या दूसरा ऑप्शन कि वो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज जनरली री इन्वेस्ट करना प्रेफर करती हैं। मैच्योर कंपनीज ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास XYZ लिमिटेड के 100 शेयर हैं। कंपनी बोलती है हम 20 रुपये पर शेयर पर डिविडेंड देंगे, तो इसका मतलब आपको 100 इंटू 20 यानी कि 2000 रुपये एज अ डिविडेंड मिलेंगे। लेकिन यहाँ आता है एक वो पॉइंट जिसे सब गलत समझ लेते हैं। डिविडेंड मिलने के बाद शेयर प्राइस नीचे क्यों गिरता है? डिविडेंड आपको कंपनी के एग्जिस्टिंग वैल्यू में से मिलता है, कोई मैजिक पैसा नहीं बनता। अगर कंपनी आपको 20 रुपये पर शेयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो स्टॉक का प्राइस रफली 20 रुपये एडजस्ट हो जाता है डाउनवर्ड। इसको बोलते हैं एक्स डिविडेंड प्राइस एडजस्टमेंट। आइए अब बोनस शेयर्स के बारे में बात करते हैं। बोनस शेयर्स कंपनी तब देती है जब वो अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट करके न्यू शेयर्स इशू करती है। आपको पॉकेट से कुछ नहीं देना पड़ता, इसलिए लोग सोचते हैं कि ये फ्री के शेयर्स हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बोनस शेयर्स से आपका टोटल वैल्यू चेंज नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है। बोनस का मतलब होता है शेयर कैपिटल को डिवाइड करके ज़्यादा यूनिट्स बनाना, बट वैल्यू को कांस्टेंट रखना। बोनस का पर्पस होता है प्राइस को अट्रैक्टिव बनाना, फ्लोट इंक्रीज करना, लिक्विडिटी इंप्रूव करना। आइए अब डिविडेंड वर्सेस बोनस का एक डिफरेंस एक सेंटेंस में समझते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। बोनस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिवाइड करना, जिसमें कि क्वांटिटी बढ़ती है, प्राइस एडजस्ट हो जाता है। आइए अब थोड़े से कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते हैं। बोनस मिल गया, क्या मैं रिचर हो गया? नहीं, टोटल वैल्यू सेम रहती है। डिविडेंड मिलने के बाद प्राइस गिरना गलत बात है? नहीं, मैथमेटिकली ये सही है। बोनस कब मिलता है? रिकॉर्ड डेट का क्या मतलब होता है? आपको बोनस तब मिलता है जब आप रिकॉर्ड डेट तक उसके होल्डर हो। रिकॉर्ड डेट के बाद खरीदने से शेयर बोनस देने वाले साइकिल में काउंट नहीं होता। डिविडेंड से कंपनी का स्ट्रांग होना प्रूव होता है? हमेशा नहीं, कभी कभी कंपनी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए भी डिविडेंड अनाउंस करती है। डिविडेंड और बोनस शेयर्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं,
पर दोनों का इफेक्ट सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करता है। आपका ट्रू वैल्यू ना ज़्यादा होता है ना कम। स्टॉक स्प्लिट और बायबैक दोनों ही ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस हैं जो बिगनर्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन इनके इफेक्ट्स को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। आइए इन दोनों कंसेप्ट्स को सीधे रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ डिकोड करते हैं। आइए अब हम स्टॉक स्प्लिट को समझते हैं। स्टॉक स्प्लिट का सिंपलेस्ट मीनिंग है एक शेयर को छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड कर देना। पर्पस शेयर का प्राइस ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी का शेयर 3,000 रुपये पर चल रहा है। कंपनी अनाउंस करती है 1:3 का स्प्लिट, मतलब हर एक शेयर के 3 शेयर्स। अगर आपके पास स्प्लिट से पहले 10 शेयर थे तो पहले प्राइस 3,000 रुपये थी, तो उसकी वैल्यू हुई 30,000 रुपये। स्प्लिट के बाद आपको 10 की जगह 30 शेयर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड एडजस्टेड प्राइस 3,000 से 1,000 रुपये आ जाती है और वैल्यू उतनी की उतनी रहती है, यानी कि 30,000। इसमें क्वांटिटी तो बढ़ जाती है और प्राइस प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट हो जाती है। बिगनर्स को जनरली ये कन्फ्यूजन होता है, ब्रो स्प्लिट तो हुआ, मेरे शेयर्स बढ़ गए और मैं रिच हो गया। नहीं, आप केवल यूनिट ज़्यादा होल्ड करते हो, पर यूनिट का प्राइस उतना ही प्रोपोर्शन में कम हो जाता है। रिजल्ट ये रहता है कि नेट वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहती है। स्टॉक स्प्लिट में कुछ क्रिएट नहीं होता, सिर्फ एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिवाइड किया जाता है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि एक 2,000 के नोट को हम 100 रुपए के 20 नोट में कन्वर्ट कर दें। पैसा सेम ही रहता है। स्प्लिट का फिर पर्पस क्या होता है? प्राइस को रिटेल फ्रेंडली बनाना, लिक्विडिटी इंक्रीज करना, ट्रेडिंग वॉल्यूम इंप्रूव करना और स्टॉक को एक साइकोलॉजिकल बैरियर से फ्री करना। जैसे कि 10,000 रुपये के शेयर को कम लोग खरीदना पसंद करेंगे, जबकि 1,000 रुपये के शेयर को हर कोई खरीदना चाहेगा। आइए अब बायबैक की बात करते हैं। बायबैक बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। स्प्लिट में शेयर्स बढ़ते हैं तो बायबैक में शेयर्स कम हो जाते हैं। बायबैक का कोर आइडिया ये है कि कंपनी को लगता है कि उसके शेयर अंडरवैल्यूड हैं या पैसा एक्सेस में पड़ा हुआ है, तो वो अपने मार्केट से अपने शेयर्स खरीद लेती है। बायबैक को अक्सर पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, क्योंकि कंपनी अपने ही शेयर्स को वैल्यूएबल समझ रही है, कैश एक्सेस में है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंस हाई है। आइए अब कुछ कॉमन मिथ दूर करते हैं। क्या स्प्लिट होने से प्राइस हमेशा ऊपर जाता है? ऐसा नहीं है। स्प्लिट के बाद कुछ केसेस में मोमेंटम आता है, बट मैथमेटिकली प्राइस इंक्रीज का कोई गारंटी नहीं है। बाय बैक में कंपनी हमसे शेयर्स लेती है, हमेशा नहीं। कभी कंपनी टेंडर ऑफर होता है प्रीमियम पर, या कभी ओपन मार्केट में भी बाय बैक करती है जो मार्केट प्राइस पर होता है। बाय बैक कंपनी के पास पैसे खत्म होने का साइन है। अपोजिट, बाय बैक तभी होता है जब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और कैश रिजर्व्स अच्छे हों। स्प्लिट और बोनस सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं। बोनस रिजर्व्स कन्वर्ट करके न्यू शेयर्स क्रिएट करना है। स्प्लिट एक शेयर को तोड़कर मल्टीपल शेयर्स बनाना है, ना कि रिजर्व्स को किसी प्रकार से छेड़ना। स्प्लिट के बाद मैं रिच हो जाऊंगा। अगर स्प्लिट से कोई अमीर होता है तो अदानी, टाटा, एप्पल सारी कंपनीज हर महीने स्प्लिट करती। आइए अब कुछ स्टॉक कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। स्टॉक कैटेगरीज बिगनर्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, स्पेशली जब लोग मल्टी बैगर या ब्लू चिप जैसे टर्म सुनते हैं। रियलिटी सिंपल है, ये क्लासिफिकेशन मार्केट कैप के हिसाब से होता है और रिस्क और रिटर्न का पैरामीटर हर कैटेगरी में डिफरेंट होता है। आइए ब्लू चिप कंपनीज के बारे में बात करते हैं। ब्लू चिप कंपनीज वो होती हैं जो लार्ज मार्केट कैप रखती हैं, सालों से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाती हैं, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू रखती हैं, इकोनॉमिक शॉक्स को इजीली हैंडल कर लेती हैं। इनको बिगनर्स के लिए फाउंडेशन स्टॉक माना जाता है। आइए अब मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। मिड कैप कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं। ये ना ब्लू चिप जितनी स्टेबल होती हैं, ना स्मॉल कैप जितनी अनसर्टेन। इनके बेनिफिट्स: ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग, रिस्क मॉडरेट होता है और बिजनेस एक्सपेंडिंग स्टेज में होता है। और डाउन साइड की यदि बात करें तो मार्केट क्रैश में ब्लू चिप के कंपैरिजन में ये ज़्यादा गिर सकती हैं। एक्सपेंशन चैलेंजेस आते हैं। मिड कैप स्टॉक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होते हैं जो स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ का कॉम्बो ढूंढ रहे होते हैं। अब स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज अभी डेवलपिंग स्टेज में होती हैं। उनके ऑपरेशन स्मॉल होते हैं, अर्निंग्स इरेगुलर होती हैं और वोलेटिलिटी हाई होती है। इनके फ़ायदे: मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल होता है, कभी कभी 10 गुना, 20 गुना और 50 गुना तक होने का पोटेंशियल रहता है। बट इसमें रिस्क भी होती है। मार्केट डाउनटर्न में ये सबसे पहले गिरती हैं। लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं,
फंडामेंटल इनकी स्ट्रेंथ अनसर्टेन या रिस्की होती है। स्मॉल कैप बिगनर के लिए एक ट्रिकी कैटेगरी होती है। एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी उतना ही जल्दी हो सकता है। पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जिनका प्राइस बहुत लो होता है, यानी कि 1 रुपये से 20 रुपये के अंदर। लोग इनको चीप समझकर खरीद तो लेते हैं, बट यही सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रैप होता है। पेनी स्टॉक्स इलिक्विड होते हैं, फाइनेंशियल्स वीक होते हैं, मैनिपुलेशन का रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है, और प्राइस स्पाइक मोस्टली स्पेकुलेशन के बेसिस पर होता है। अक्सर लोग कहते हैं यार 5 रुपये का शेयर अगर 20 रुपये हो गया तो पैसे बन जाएंगे, बट रियलिटी ये भी होती है कि 5 रुपये का शेयर 1 रुपये भी हो सकता है। पेनी स्टॉक्स बिगनर्स के लिए एक अवॉइड कैटेगरी है। जब तक आप उसका डीप एनालिसिस का एक्सपीरियंस ना हो, तब तक पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। आइए अब एक लाइन में समझते हैं कि ब्लू चिप मतलब स्टेबिलिटी, मिड कैप मतलब बैलेंस ग्रोथ, स्मॉल कैप मतलब हाई रिस्क एंड हाई ग्रोथ, पेनी स्टॉक में लो प्राइस मैक्सिमम रिस्क। आज हम शेयर्स एक क्लिक में बाय कर लेते हैं, लेकिन ये कन्वीनियंस हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले शेयर्स फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट्स होते थे, बिल्कुल प्रॉपर्टी पेपर्स की तरह, और इसी सिस्टम की वजह से ट्रेडिंग स्लो और रिस्की और फ्रस्ट्रेटिंग थी। डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस ने पूरा स्टॉक मार्केट को मॉडर्नाइज कर दिया है। आइए समझते हैं पहले जो फिजिकल सर्टिफिकेट का एरा था, उसमें ये प्रोसेस कैसे होता था। पहले जब कोई शेयर खरीदता था तो उसको एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था जो प्रूफ होता था कि आप ओनर हो। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती थी। सर्टिफिकेट खो गया तो इसका मतलब ओनरशिप प्रूफ करना एक मुश्किल काम हो जाता था। चेक्स, सिग्नेचर, स्टैंपिंग, पूरा प्रोसेस हफ्ता हफ्ता ले लेता था। फ्रॉड बहुत कॉमन था। कोई भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के या फर्जी सिग्नेचर करके इस तरीके की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर लेता था। ट्रांसफ़र करना बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो था। डिलीवरी डेज यानी कि एक बैड डिलीवरी एक कॉमन वर्ड था उन दिनों। अगर आप कंपनी ए के शेयर बेचना चाहते हो तो बायर को सर्टिफिकेट फिजिकली ट्रांसफ़र करना पड़ता था। अगर कोई मिस्टेक होती है तो पूरा ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाता है। मार्केट का स्केल लिमिटेड था क्योंकि मैनुअल सिस्टम एफिशिएंट ही नहीं था। 1996 के बाद इंडिया में डीमेटलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ। इस सिस्टम में शेयर सर्टिफिकेट पेपर से निकलकर इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ गए। ये इलेक्ट्रिक फॉर्म स्टोर होता है आपके डीमेट अकाउंट में, बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह, बस पैसे की जगह शेयर्स होते हैं। डीमेट ने पूरा स्टॉक मार्केट रेवोल्यूनाइज कर दिया। नो पेपर, नो फिजिकल रिस्क, इंस्टेंट ट्रांसफर, जीरो फॉर्जरी, रियल टाइम सेटलमेंट, एक्यूरेसी 100 गुना बेहतर, लिक्विडिटी इंप्रूव हुई और मार्केट मॉडर्न ट्रेडिंग के लायक बन गया। आज हर शेयर आपके डीमेट अकाउंट में सेफ स्टोर होता है। कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? बिगनर्स ये कंफ्यूज कर लेते हैं कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट सेम चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप बाय और सेल के ऑर्डर प्लेस करते हो, और डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स सेफ तरीके से स्टोर होते हैं। अगर आप एसआईपी कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में, डिलीवरी लेंथ शेयर्स ले रहे हो या ईटीएफ होल्ड कर रहे हो, तो ये सब डीमेट में स्टोर होता है। डीमेटेरियलाइजेशन कैसे एक टर्निंग पॉइंट बना? इंडिया में स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन एक्सप्लोड करना डीमेट के बाद ही पॉसिबल हुआ, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री इजी हो गई, ब्रोकर्स की डिपेंडेंसी कम हो गई, फ्रॉड काफ़ी हद तक कम हो गए, स्पीड और ट्रांसपेरेंसी हाई हो गई, और टेक बेस्ड ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाई। आज आप फ़ोन पर 5 सेकंड में शेयर खरीद लेते हो, तो ये सब एक सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुआ जिसका नाम है डीमेटेरियलाइजेशन। फिजिकल सर्टिफिकेट ने मार्केट को स्लो बनाया था, डीमेट ने इंडिया को मॉडर्न स्टॉक मार्केट बना दी है। अगर आपने इस पार्ट को ध्यान से फॉलो किया है तो अब आप शेयर्स के बारे में वो क्लैरिटी होल्ड करते हो जो मैक्सिमम बिगनर्स को सालों तक नहीं मिलती। इस पार्ट का रियल गोल यही था, शेयर मार्केट की फाउंडेशन को कंफ्यूजन फ्री बनाना, ताकि आप जब भी किसी स्टॉक को देखोगे आप उसके पीछे की रियल पिक्चर समझ पाओगे। अगर आपको ये पार्ट वैल्यूएबल लगा तो नेक्स्ट पार्ट इस क्लैरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और हाँ, अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप कमेंट करके भी बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा और आने वाले वीडियोस में आप और क्या जानना चाहेंगे। थैंक यू।